ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को जेल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। हमारी फीमेल लीड का नाम वैन है। असल में 3 साल पहले हुआ ये था कि उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम ने उसे फ्रेम कर दिया था और जेल में डलवा दिया था और वो आज के दिन ही जेल से बाहर आई है। वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है उसे पिक करने के लिए। जब वो कार में जा रही होती है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि आज उसके डैड का बर्थडे है और उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है जिसमें वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाने वाले हैं। वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि आज ही के दिन इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं और वो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए असिस्टेंट को पार्टी में ही ले जाने के लिए कहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बर्थडे पार्टी में मॉम डैड को देखकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग उनकी बुराई भी कर रहे थे कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी वाइफ की डेथ के कुछ ही दिन बाद अपनी मिस्ट्रेस से शादी कर लेता है और ले आता है उसे घर में और अपनी ही बेटी को फ्रेम करके जेल में भिजवा देता है और अपनी एक्स वाइफ की प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहता है। ये सुनते ही स्टेप मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो, कहकर वो उन्हें चुप करा देती है। लेकिन सच्चाई को कौन छुपा सकता है। इसकी वजह से डैड का भी मूड खराब हो जाता है तो वो उन्हें जाकर चीयर अप करने लगती है कि ये सब छोड़ो, इनकी नॉनसेंस बातों को मत सुनो, बस ये सोचो कि कल हम बैंक जाकर सेफ में से स्टैम्प निकाल लेंगे और उसको ब्लैक मार्केट में सेल कर देंगे। इसीलिए तो हम तुम्हारा बर्थडे पार्टी आज एडवांस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर डैड का भी मूड ठीक हो जाता है। तभी वहां पर कुछ लोग आने लगते हैं तो डैड पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, तो बताते हैं कि हमारी एल्डेस्ट लेडी ने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है। फिर उसके डैड पूछते हैं कि तुम कौन है तुम्हारी एल्डेस्ट लेडी, लेकिन स्टेप मॉम कहने लगती है बीच में कि तुम देख नहीं रहे हो कि कपड़े इन लोगों ने कितने अच्छे पहन रखे हैं, ये लोग तो कपड़ों से ही रिच लग रहे हैं, तो इनकी एल्डेस्ट लेडी भी रिच ही होगी। और गिफ्ट पाने के चक्कर में वो कहती हैं कि क्या गिफ्ट लेकर आए हो, अभी दे दो। तभी वो लोग अपना ऊपर का कोट उतार देते हैं और अंदर उन्होंने फ्यूनरल वाली ड्रेस पहनी हुई होती है और वो फ्यूनरल वाली ही ट्यून बजाने लगते हैं। ये देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उनका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, ये तो इनके लिए बैड लक हो गया है, ऐसे अच्छे दिन में ऐसा कौन करता है। स्टेप मॉम भी गुस्सा करने लगती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, बंद करो ये सब, और पूछती है कि बताओ तुम्हारी एल्डर्स लेडी कौन है। तभी वहां पर वान आ जाती है और कहती है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम लोगों को। उसे देखकर स्टेप मॉम सोचती हैं कि अभी तक मरी नहीं है, तो कहती है आप लोगों को यही लग रहा होगा ना कि जेल में इतना टॉर्चर होने के बाद भी मैं मरी कैसे नहीं। लेकिन सॉरी तुम लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए, अभी मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और वापस भी आ गई हूँ। मेरी मॉम मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ कर गई थी मैं वो वापस लेकर ही रहूंगी और तुम लोगों को हेल में भेज दूंगी। ये कहकर उन पर फ्यूनरल वाली चीजें फेंकने लगती है। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रही हो, अच्छा होता कि तुम्हें पैदा ही नहीं करता। तो इस पर वान कहती है कि ये सब तो स्टार्टिंग है, अब बस वेट करो और देखो कि क्या क्या होता है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और फिर गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सब तो बहुत ही अनलकी हुआ है इनके साथ, इनकी वजह से हमें भी ये सब बेकार में झेलना पड़ रहा है। और ये कहकर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। वान भी पार्टी से बाहर आ जाती है तो असिस्टेंट उसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुमने तो उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मेरे लिए एक मैन ढूंढो। असल में उसे बहुत टाइम पहले ही एक टाइम का पॉइजन दिया गया था जो हर 15 डेज में उस पर असर करता था। असिस्टेंट कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि आज ही वो दिन है। असिस्टेंट कहता है कि पास में एक होटल है, हम वहां पर चलते हैं, आप अपने लिए एक मैन चुन लेना, और वो उसे ले जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में एक गाड़ी जा रही होती है और उस गाड़ी में हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम जून है, जिसे उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि ओल्ड लेडी ने आपको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है, पर उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो कहता है कि मुझे ये वाइफ सिलेक्शन गेम बहुत ही बोरिंग लगता है कि ओल्ड लेडी के पास बहुत टाइम है। तभी वान अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास जाने लगती है तो भी उसे आता हुआ देख लेता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे पहले से ही जानता है। वो आकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक ट्रांजैक्शन करनी है। तो पूछता है कि क्या ट्रांजैक्शन करनी है। वान बताती है कि तुम मुझे सर्व करो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ऐसा कहकर वो उसे किस करने लगती है तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और किस करने लगता है। ये सब असिस्टेंट देखकर शॉक हो रही थी कि यंग मास्टर को इतनी जल्दी किसी लड़की के क्लोज नहीं आते देखा। तो फिर आज उन्हें क्या हो गया है,
जान बीच में ही उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो कहती है कि तुमसे होगा या नहीं ये बता दो बस मुझे, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। वो ये कहकर जा ही रही होती है पर वो उसे रोक कर किस करने लगता है और असिस्टेंट को भी बाहर भेज देता है। वो बाहर आने के बाद वान के असिस्टेंट से कहता है तुम्हारी मैम तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, पर वो कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं होने वाला, मैं पास के एक होटल में रूम बुक कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो होटल में होते हैं दोनों। काम खत्म होने के बाद वान कहती है कि कल रात की सर्विस तुम्हारी अच्छी थी, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड, कहकर उसे बहुत सारे पैसे देती है और फिर वो वहां से जा ही रही होती है। तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कितनी रूथलेस हो, अपना काम खत्म होते ही जा रही हो, कम से कम अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे दो। लेकिन वो मना कर रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जान कहता है कि क्या होगा अगर तुम्हें मेरी फिर से जरूरत पड़ गई, और वैसे भी कल की सर्विस तो तुम्हें अच्छी लगी थी। तो वो भी कहती है कि तुम सही कह रहे हो और अपना लिपस्टिक निकाल कर कुछ इस तरीके से अपना कांटेक्ट नंबर देती है और कहती है कि तुम मुझसे हर 15 दिन के बाद मिलने आना और प्राइस हर बार आज जितना था उतना ही होगा, अगर तुम इससे अग्री हो गए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर वान ने तो जो कांटेक्ट नंबर भी दिया होता है वो उसका नहीं होता लेकिन असिस्टेंट का होता है। ये सब देखकर जान सोच रहा था कि ये तो मुझे मेल मॉडल की तरह ही ट्रीट कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 क्राउड अलायंस का यंग मास्टर ऐसे मेल मॉडल की तरह सेल हो जाएगा, पर फाइनली मैं कितने दिनों के बाद इससे मिल ही गया। वही वान अपने लव बाइट्स को ऐसे दिखा दिखा कर जा रही थी तो एक लड़का उसे छेड़ने के लिए आता है, पर वो खुद ही उसे हैंडल कर लेती है। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो भी उसे ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और बताता है कि उसके मॉम डैड आज बैंक जाकर लॉकर से वो स्टैम्प निकालने वाले हैं, तो हमें जाकर जल्दी से उन्हें रोकना होगा। तो वान पूछती है कि क्या उस लॉकर की चाबी तुम्हारे पास है? वो हैरान होकर कहता है ये क्या आपके पास भी नहीं है? फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने बैंक लॉकर से उस स्टैम्प को निकाल लिया था। स्टेप मॉम तो खुश हो रही थी, फाइनली हमने इसे निकाल ही लिया। तो डैड कहते हैं कि चलो जल्दी से हम इसके बायर्स से मिल लेते हैं, तो ये झंझट एक खत्म हो जाएगा। उन दोनों को जाते हुए वान और असिस्टेंट देख रहे थे और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वान कहती है कि उनको गाड़ी से हिट कर दो। पहले तो असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है और फिर वान ने जैसा कहा था वो वैसा ही करता है, जिससे उन दोनों को थोड़ी सी चोट लग जाती है। तभी वान जाकर उनसे वो स्टैम्प छीन लेती है। तो स्टेप मॉम गुस्सा कर रही थी कि तुम अपने ही डैड को कैसे हिट कर सकती हो, तुम कैसी डॉटर हो। असिस्टेंट बताता है कि मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। परवान मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों के लिए पब्लिक रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैंने इन लोगों के लिए लग्जरी कार अरेंज की है। ऐसा कहकर वो उन लोगों को एक फ्यूनरल गाड़ी में बिठाकर भेज देती है, जिससे वो दोनों पूरे रास्ते डरते हुए जाते हैं। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि ये तो बहुत ही लग्जरी कार थी। और फिर जैसे ही वान घर जाती है तो वहां के लाइट्स ऑन ही नहीं हो रहे होते हैं और उसे लगता है कि वहां पर कोई है, इसलिए वो एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही उसे हिट करने वाली होती है वो देखती है कि वहां पर जान है, तो उसे यहाँ पर देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि ये घर बहुत दिनों से बंद था ना, इसीलिए कुछ कुछ चीजें खराब हो गई थी तो मैंने फिक्स कर दी है। ऐसा कहकर लाइट को वो ऑन कर देता है। तो वान पूछती है कि मैंने तो बस तुम्हें असिस्टेंट का नंबर दिया था कांटेक्ट करने के लिए, पर अपने फैमिली के बारे में तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था, तो तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि आजकल सबका इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, तो किसी के एड्रेस को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। वान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में कहाँ से पता लगा, पर अभी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, 15 डेज बाद आना। ऐसा कहकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है, पर जान कहता है कि तुम कितनी रूडलेस हो, बस तुम मुझे एक टूल की तरह ही ट्रीट कर रही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम नहीं हो एक टूल। हो जाता है, फिर कहता है हाँ हूँ, पर अभी रिसेंटली मेरी फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। लास्ट नाइट मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था ना, तो चलो इसीलिए क्या थोड़े दिन के लिए तुम मुझे यहाँ रख सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं एवरी नाइट तुम्हारे लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे रेगुलर कस्टमर होगी और तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। वो कहती है कि तुम हो तो स्ट्रॉन्ग, पर अभी मुझे एक नैनी की जरूरत है और सैलरी भी 10,000 होगी, अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो। जान शॉक्ड हो जाता है और कहते क्या नैनी। वहीं दूसरी साइड वो दोनों जैसे तैसे करके घर पहुंच जाते हैं। स्टेप मॉम तो वान पर गुस्सा कर रही थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे। तो डैड कहते हैं भले ही उसने हमसे वो स्टैम्प छीन लिया, पर हम उसे वापस लेकर आएंगे। और फिर वो किसी को फोन करके कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। वही वान भी उस
स्टैम्प को सेफली अपने लॉकर में रख देती है और उसकी मॉम की फोटो देख रही होती है। तभी उसका असिस्टेंट उसे फोन करके बताता है कि तुमने जैसा ऑर्डर किया था मैंने वैसे ही तुम्हारे पूरे घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया है। अगर उसे कोई ब्रेक करके अंदर आने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा। वान कहती है कि मैंने तुम्हें नाइट मार्केट के शेयर होल्डर्स को ढूंढने के लिए भी कहा था, तो उन्हें ढूंढते रहो। और फिर वो फोन रखकर सोने के लिए चली जाती है। वहीं जान नैनी की तरह ड्रेस अप होकर घर का काम कर रहा होता है, मतलब कि वो इस बात के लिए मान गया होता है। ये सब देखकर तो असिस्टेंट पागल ही हो जाता है कि आप इतने रिच होकर फिर भी ये सब काम क्यों कर रहे हो। इंटरनेशनल गैंग्स भी आपके मूड के हिसाब से चलते हैं। बोल के 50% प्रॉपर्टी तो आप ही के पास होगा, फिर भी आप एक वुमन की बेबी सिटिंग क्यों कर रहे हो जो अभी अभी जेल से बाहर निकली है। तो इस पर जान कहता है कि अभी वो मेरे फाइनेंशियल स्पॉन्सर है जिसने मुझे बहुत पैसे खर्च करके बाय कर लिया है, और ओल्ड लेडी को बता देना कि उन्हें मेरे मैरिज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब मैं खुद ही देख लूंगा। असिस्टेंट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप ये सब मत करिए, ऐसे कोई भी बहुत पैसे खर्च करके आपको बाय नहीं कर सकता, पर वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। तभी असिस्टेंट कहता है कि आप अभी अभी क्या स्प्रे कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे लिंक्सी पाउडर का स्मेल है। वो बताता है कि तुमने सही गेस किया है, ये वही है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो जाता है कि ये आप क्या कर रहे हो, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और पूरे वर्ल्ड में 100 ग्राम से भी कम है, और इसका 1 ग्राम का प्राइस इतना है कि आप एक आइलैंड भी खरीद सकते हो। आप इसे ऐसे ही स्प्रे करके कैसे वेस्ट कर सकते हो, और वैसे भी आपकी ड्रग को ये डिटॉक्सिफाई भी तो करता है। पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, जाओ जाकर वर्ल्ड में और बाकी जितने भी लिंक्सी पाउडर हैं उन सबको बाय कर लाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम ये कैसे करोगे। असिस्टेंट कहता है कि ये कोई कैबेज नहीं है जो मैं मार्केट से जाकर ले आऊंगा, ये एक स्पेशल तरीके का पाउडर है। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और वहां से गुंडे निकलते हैं जिनके हाथों में नाइफ होता है। उन लोगों को आते हुए वो दोनों भी देख रहे थे। वो समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर जान करके बाहर आ जाता है और मस्त स्टाइल से वहां पर बैठ जाता है। वो गुंडे उसे कह रहे थे कि हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों को क्या लग रहा है अगर तुम दोनों हमसे डील कर पाओगे। वो कहता है कि हम दोनों नहीं, बस ये अकेला ही तुम लोगों से डील कर लेगा। और फिर असिस्टेंट अकेले ही उन लोगों को सबको सबक सिखा देता है। जाने गुंडे से कहता है कि आवाज मत निकालना, मेरे स्पॉन्सर सो रही है। पर वो नहीं सुनता और चिल्ला रहा था तो उसे बहुत मारता। कहता है कि मैंने कहा था ना कि चुप रहो। वान को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है और वो मजे से सो रही होती है। और फिर वो गुंडे उससे माफी मांग रहे थे कि हमसे गलती हो गई। असिस्टेंट पूछता है कि इन लोगों से कैसे डील करना है, तो जान कहता है कि उनके हाथ काट दो और अपना हैंकी देते हुए कहता है कि इन लोगों के बॉस को दे देना। और फिर वो वान को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके हाथ में चोट का निशान है। तो जान सोचता है कि तुमने इतने सालों में बहुत सफर किया है ना, पर अब मैं तुम्हें सफर करने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वान उठती है तो सोचती है कि मेरा रात भर इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई थी। और फिर वो जल्दी से अपने रखे हुए सील को चेक करती है। स्टैम वहीं पर होता है तो सोच रही थी कि मैं उन दोनों को जितना जानती हूँ वो ये सील पाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करते। क्या कल रात कुछ भी नहीं हुआ। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां पर जान आता है ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने। तो वान पूछते है क्या तुमने कल रात को ये आवाज सुनी थी। पर वो कल रात की कोई बात नहीं बताता और बात को घुमा देता है कि तुम थंडर्स की बात कर रहे हो ना, कि मैंने तो नहीं सुना। तो वो भी उसे और कोई सवाल नहीं करती और उसे ये कहकर वहां से भेज देती कि मैं रेडी होकर आ रही हूँ। और फिर वो जैसे ही रेडी होकर आती है तो उसे भी वहां का स्मेल अच्छा लग रहा था और वो उससे पूछती है कि तुमने क्या स्प्रे किया है। तो जान बताता है कि अगर बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए मैंने कोई मेडिसिन स्प्रे किया है जिससे तुम्हारे ओल्ड इंजरीज भी ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही वो खुद को कवर कर लेती है और फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और उसके लिए चेयर भी पुल करता है। वान कहती है कि तुम्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि तुम एक अच्छे कुक होगे। तो जान कहता है कि ऐसे देखकर मुझे जज मत करो। और फिर वो टेस्ट करती है तो कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और फिर पूछती है कि तुम लाइट भी ठीक कर लेते हो, खाना भी अच्छे से बना लेते हो, और तुमने मेरे घर का एड्रेस भी निकलवा लिया। असल में तुम हो कौन। तो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम जान है। ये नाम सुनकर उसे थोड़ा सा फैमिलियर लगता है पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे ये नाम कहाँ सुना है। और फिर जान उसे वी चैट पर ऐड करने के लिए कहता है तो वो कर भी लेती है। वान कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, और ऐसे कहकर वो वहां से जाने लगती है। तो जान कहता है कि जल्दी से वापस आना, मैं तुम्हारे लिए डिनर भी बना कर रखूंगा। और फिर जैसे ही वो वहां से जा रही होती है तभी वो देखती है कि एंट्रेंस पर ब्लड गिरा हुआ है और मेड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात को किसी ने यहाँ पर चिकन मारा हो। ये सब देखकर उसे जान पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है।
तभी वहां पर असिस्टेंट उसे लेने के लिए आ जाता है। असल में वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जा रही होती है। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी और फिर वान असिस्टेंट से जान के बारे में पता लगाने के लिए कह देती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि स्टेप मॉम और डैड के पास वही गुंडों का बॉस जाता है जिसे उन्होंने स्टैम्प लाने का काम दिया था, और जैसे ही वो बताता है कि काम नहीं हुआ तो स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों का इतना बड़ा नाम है, फिर भी तुम लोगों में से एक छोटा सा काम नहीं हुआ, तुम लोगों को अपना धंधा बंद कर देना चाहिए। तो कहता है कि आज मैं तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि मुझे तुम लोगों का और कोई भी काम नहीं करना है और ना ही कोई और तुम लोगों का काम करेगा। ऐसा कहकर वो वहां से जा रहा होता है तो डैड पूछते हैं कि अच्छे से तो बताकर जाओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहता है कि तुम मेरे पुराने कस्टमर हो इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना या क्या करने वाले हो वो सब बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों ने हेल के किंग को ऑफेंड कर दिया है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वो दोनों तो सोच में पड़ जाती हैं कि सब आखिर हो क्या रहा है। वो वान तो अभी भी जेल से बाहर निकली है, वो इतनी कैपेबल कैसे हो सकती है, पर हमें कुछ भी करके वो सैम तो वापस हासिल करनी ही है। स्टेप मॉम कहती है कि आज तो उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना, तो हम भी वहाँ चलते हैं। ऐसा कहकर वो कुछ प्लान करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान अपने मॉम के ग्रेव के पास गई होती है और उनसे बात कर रही होती है कि आपने इस ग्रुप को बनाया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन दोनों को बहुत जल्दी कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। और जैसे ही वो वहां से जाने वाली होती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहां पर उसकी स्टेप मॉम आती हैं और बताती हैं कि मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, इसीलिए मैंने पहले से ही तुम्हारी मॉम की ग्रेव के फोटो में पॉइजन लगा दिया था। अब ये पॉइजन धीरे धीरे तुम्हारे हार्ट तक पहुंच जाएगा और फिर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। इसका एंटीडोट मेरे पास है, अगर तुम एंटीडोट पाना चाहती हो तो मुझे वो स्टैम्प वापस दे दो। लेकिन वान मना कर देती है कि वो मेरी मॉम का है और मैं वो किसी को नहीं दूंगी। असिस्टेंट वो एंटीडोट छीनने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मरने तक का वेट कर लेती हूँ, उसके बाद तो वो स्टैम्प मेरे ही पास आ जाएगा, अभी नहीं तो बाद में ही सही। और उसकी मॉम से कह रही थी कि तुम्हारी डॉटर बहुत जल्दी ही तुम्हारे पास आने वाली है, फिर तुम दोनों साथ साथ रहना। पर तभी वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि क्या अभी भी ये जो आपने कहा वो सच है, आपने मिस वान को पॉइजन दिया है, क्या इस बारे में आपके हस्बैंड को पता है, उन्होंने इसके लिए आपको अलाउ कर दिया। ये सब देखकर स्टेप मॉम समझ जाती है कि वान ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है, उस पर कोई पॉइजन का इफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि उसने पहले से ही ये सब कुछ अरेंज किया था। तो कहती है कि मुझे पता है तुम लोग मेरे मॉम की डेथ एनिवर्सरी का जरूर एडवांटेज उठाओगे, इसीलिए मैंने पहले से ही हाथों में ग्लव्स लगा लिए थे। अभी अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया है, अब पूरे वर्ल्ड को पता लग जाएगा कि तुमने क्या करने की कोशिश की थी मेरे साथ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और रिपोर्टर्स ने स्टेप मॉम को घेर लिया होता है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। असिस्टेंट वान की तारीफ कर रहा होता है कि मिस आपने तो कमाल ही कर दिया है आज। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो कहता है कि क्या आपको पॉइजन का इफेक्ट हो रहा है। वान उसे धीरे बोलने के लिए कहती है। असल में वो पॉइजन बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए ग्लव्स लगाने के बाद भी इनहेल करने की वजह से उसे थोड़ा बहुत पॉइजन के इफेक्ट हो रहा था। वो एम्बुलेंस को फोन करने वाला था तभी वान बेहोश होने लगती है, पर जान वहां आकर उसे पकड़ लेता है। वान उसे वहां देखकर हैरान हो जाती है और बेहोश हो जाती है, और फिर वो असिस्टेंट के साथ मिलकर उसे घर लेकर आता है। जान का ब्लड थोड़ा स्पेशल है, इसलिए वो पानी में मिलाकर उसे मेडिसिन की तरह पिला रहा था, पर वो पी ही नहीं पा रही थी, तो वो खुद मुंह में लेकर उसे जैसे तैसे पिला देता है। उसे पीते ही वान को होश आने लगता है और वो पूछते कि क्या है, तो बताता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिसिन है, इससे तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को पूरी तरह से रिमूव करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे बाथरूम में ले जा रहा होता है तो वान पूछते है कि तुम मुझे डिटॉक्सिफाई करने वाले थे ना, तो बाथरूम में क्यों ले जा रहे हो। बताता है कि तुम्हें 49 डेज के लिए लिंक्सी पाउडर के पानी में बात लेना होगा, तब जाकर तुम्हारी बॉडी से लव पॉइजन पूरी तरह से रिमूव हो पाएगा, खुद को एंड्रेस करके बात ले लो। ऐसा कहकर वो वहां से जा रहा होता है तो वान उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं खुद को एंड्रेस कर सकती हूँ, और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। तो वो उसे एंड्रेस कराता है और बात लेने के लिए हेल्प करता है। तो वान पूछती है कि ये काम तो करेगा ना, तो जान कहता है कि एक बार ट्राई करके देख लो। फिर वान थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठती है और जान उसका बाहर वेट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डैड स्टेप मॉम पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने ये सब क्या किया, मैंने बस तुम्हें वो सील वापस लाने के लिए कहा था, ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था। अगर इस मैटर के बारे में सबको पता चल गया तो बिजनेस वर्ल्ड में मेरा क्या होगा। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वान इतनी चालाक होगी, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो ये सब कुछ कर सकती है।
पर लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को भेजा है इस मैटर को हैंडल करने के लिए। अगर हम मीडिया वालों को ये सब दे देंगे तो वो इस मैटर को रिलीज नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वान जान को देखे जा रही थी, तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे कौन सा पॉइजन दिया गया है, तुम्हें ये भी पता है कि इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता? तो जान बताता है क्योंकि ये मेरे ही घर से निकला है। और फिर वो बताता है कि 40 इयर्स पहले मेरे ग्रैंडफादर ने इस लव पॉइजन को कल्टीवेट किया था। बाद में कुछ डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो कहती है कि क्या स्टेप मॉम तुम्हारे ग्रैंडफादर को जानती है? तो जान बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो वान कहती है कि इसका मतलब है मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। वो स्माइल करके कहता है कि मुझे पता है तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो अपने डैड और अपने स्टेप मॉम से रिवेंज लेने के लिए कर रही हो। तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वान कहती है कि क्या तुम उन दोनों को मार सकते हो, कार एक्सीडेंट करवा दो। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा। प्लेन क्रैश कैसा रहेगा, या फिर किसी दूर समंदर में ले जाकर उन्हें मार दो। तो जान भी मान जाता है कि मेरे स्पॉन्सर ने जैसा ऑर्डर किया है मैं वैसा ही करूंगा। वो दोनों कल तक नहीं बच पाएंगे। ऐसा कहकर वो किसी को फोन करता है। तभी वान उसे रोक देती है। तो जान कहता है कि क्या हुआ, तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है क्या? तो वान कहती है अभी उनके मरने का टाइम नहीं आया है, पहले मुझे उनको नाइट मार्केट से बाहर निकलवाना है। तो जान कहता है कि ठीक है, जब तक तुम चाहती हो तब तक वो लोग जिंदा रहेंगे। फिर वान पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो? तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें यंग मास्टर बुलाता है तो जरूर तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगे। तो फिर तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या पैसे चाहिए? तो जान मना कर देता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वान कहती है कि मेरे पास पैसे के अलावा कुछ है भी नहीं। तो जान कहता है कि मुझे तुम चाहिए। इससे वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? तो जान कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो याद दिलाता है कि बचपन में जब वो एक बार डर रहा था तो वान ने आकर उसकी हेल्प की थी और उसे कंसोल किया था। पर वान कहती है कि मैंने तो बस तुम्हें एक टूल की तरह यूज किया है, अगर तुम्हारे मन में कुछ और थॉट है तो तुम गिव अप कर दो। अभी मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। पर जान उसके क्लोज चला जाता है तो उसे लग रहा था कि वो उसे किस करेगा, पर वो कहता है कि तुम बहुत देर से यहाँ ऐसे पानी में हो, अगर तुम थोड़ी और दिन यहाँ रुकी तो ये मेडिसिन बैकफायर करेगा।